नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी का लेसन पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने सुविचार लिखा है, जो अपने लिए नियम नहीं बनाता उसे दूसरों के नियम पर चलना होता है। तो ये सुविचार का अर्थ अब हम समझ लेते हैं। नियम, जो अपने नियम नहीं बनाता उसे हमेशा दूसरों के नियम पर चलना होता है। तो मैंने यहाँ नियम ही ये शब्द क्यों लिया है, क्योंकि नियम यानी किसी भी बात को लेके अगर हमें आगे जाना हो तो उसके लिए नियम यह एक आवश्यक घटक है। हिंदी भाषा में जितना महत्व लिपि को है उतना ही महत्व उसके व्याकरण को है। अब देखते हैं कि हिंदी भाषा में अब हम लिखते हैं यानी लिपि का महत्व है। और लिपि कौन सी यूज करते हैं हम लोग? देवनागरी। तो यह जो लिपि हम लोग देवनागरी की यूज करते हैं उससे हम लिखते जाते हैं। अगर हम कुछ भी शब्द कहाँ पे भी कैसे भी लिख देंगे तो वो चलेगा क्या? नहीं। तो उसके लिए कुछ नियम हमें बनाने पड़ते हैं, कुछ व्याकरण तैयार करना पड़ता है, और उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण यानी नियम या रूल्स, यानी कौन सी भी भाषा अगर हमें पढ़नी हो, अगर वो अंग्रेजी भाषा हो, मराठी भाषा हो या हिंदी हो, कौन सी भी भाषा हो, अगर उस भाषा को अगर हमें सीखना है तो उसके लिए हमें कुछ नियम तैयार करने पड़ेंगे, कुछ व्याकरण सीखना पड़ेगा, और उसी के आधार पर हम वो हिंदी भाषा जो है वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए हम आज हिंदी व्याकरण यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। अभी आपको बता दूं कि ये जो व्याकरण हम आज पढ़ने जाने वाले हैं, तो वो सब जो है वह आपको 8, 9 और 10 इन तीनों स्टैंडर्ड का जो बोलते हैं ना उसको बेस है, वो आज हम सीखने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं, हिंदी व्याकरण हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी व्याकरण में आज हम देखने वाले हैं शब्द भेद। शब्द भेद। तो यहाँ शब्द भेद पढ़ने से पहले हमें सोचना पड़ेगा शब्द यानी क्या। अभी शब्द हम किसे कहते हैं? शब्द यानी क्या कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, पीपीटी में मैंने लिखा है, एक या अधिक अक्षरों से बनी सार्थक ध्वनि को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। यानी एक ही जो रहता है, एक अक्षर और दूसरा अक्षर, ये दोनों को मिला के जब उसका एक सार्थक ध्वनि तैयार होता है उसे हम कहेंगे शब्द। तो कैसे? वहां पे लिखा है, देखो पीपीटी में, लेके, लेकिन, अब, आओ, आ, आदमी, औरत। अभी ये सार्थक वर्ण या वर्ण के समूह है, लेकिन यह भी समूह है, आओ है, आदमी है, औरत है। ये जो सब कुछ है ये शब्द कहलाता है। शब्द कैसे होते हैं? साभिप्राय होते हैं। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं। व्याकरण के नियमों के अनुसार विभक्ति, वचन, लिंग, काल आदि की योग्यता रखने वाला वर्णों का समूह पद कहलाता है। पद शब्द ये आपने देखे। तो अभी हम देखते हैं आगे। आप तो जानते हैं कि वर्णमाला के अक्षरों को जब सार्थक रूप से आपस में मिलाया जाता है तो शब्द बनते हैं। यानी हर भाषा सार्थक शब्दों से बनती है। सार्थक शब्द यानी जिसका कोई अर्थ हो। मैंने पहले ही भी आपको बताया कि वर्ण अलग रहता है, अक्षर, हर एक अक्षर अलग रहता है, और जो रहता है शब्द, दो अक्षर मिलके या चार अक्षर मिलके, जितना भी आपका शब्द बड़ा रहता है उनको मिलके शब्द तैयार होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, एक मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया है आपको कि आ और म, आ और म को जोड़ के क्या तैयार होगा? आम। और दूसरा है, देखो दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं म और आ, ये जोड़ के कोई शब्द तैयार होता है क्या? नहीं। म आ हम बात कर सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन आ और म मिला के क्या हो रहा है? आम। तो यहाँ पे आम जो है यह क्या है? सार्थक शब्द है। तो आज हम उसी शब्द को पढ़ने जा रहे हैं और उस शब्द के भेद देखने जा रहे हैं। तुम्हाला माहिती असेल, तुम्ही मराठीमध्ये शब्दांच्या जाती शिकलेल्या आहात, तर शब्दांच्या जाती आणि इकडे शब्दभेद सर्व काही सारखेच आहे। फक्त आपण हे हिंदीमध्ये शिकतोय आणि शब्दांच्या जाती जे असतं ते तुम्ही मराठीमधून शिकत असतात।
आता याच्या पुढे बघूया की हे शब्दभेद काय असतं. शब्दभेद यानी क्या. तो विकार के आधार पर आधारित हमारे शब्दभेद तैयार होते हैं. तो यहाँ पे बताया है विकारी शब्द कौन कौन से हैं और अविकारी शब्द कौन कौन से हैं. तो यहाँ पे मैंने दो डिवाइडेशन में आपको बताया है और विकारी शब्द में कौन कौन से आते हैं और अविकारी में कौन कौन से प्रकार आते हैं. तो विकारी में आ रहे हैं हमारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया. और अविकारी में आ रहे हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक. अभी हम आगे देखते हैं. तो ये जो विकारी और अविकारी शब्द हैं इनके प्रयोग के आधार पर भी ये 8 प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं. तो ये कौन कौन से हैं यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि विकारी शब्द और अविकारी शब्द इन दोनों के प्रयोग के आधार पर यह इसके 8 प्रकार हमें दिख रहे हैं. तो अभी हम आगे जाएंगे. विकार के आधार पर शब्द भेद यहाँ बताए गए हैं. संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है और क्रिया विशेषण क्या है. तो यहाँ पे जो है ना परिवर्तन कैसा होता है. सर्वनाम वह से वे तक आते हैं या फिर ये जो है यह हमें विकारी शब्द और अविकारी शब्द के भेदों के जो भेद है उसके बारे में बताता है. अभी हम यह सब जो है ग्रामर, यह जो व्याकरण है यह सब हम विस्तृत से पढ़ने वाले हैं. विकारी शब्द में जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये जो सब भेद है ये हम विस्तृत में पढ़ने जा रहे हैं. तो इसका क्या फायदा होने वाला है कि आगे का जो आपको व्याकरण है 8 के एग्जाम में, 9th और 10th के एग्जाम में इसी के आधार पर पूरा व्याकरण आधारित है. इसीलिए हम ये सब डिटेल्स में पढ़ने जा रहे हैं. तो विकारी शब्द, विकारी शब्द हम किसे कहते हैं. जो शब्द लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदल जाते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं. अभी देखो यहाँ पे उदाहरण लिखा है. संस्कार खाना खा रहा है, स्नेहा खाना खा रही है. तो यहाँ जो है लिंग बदल जाने से क्या हो रहा है, विकारी शब्द बदल रहे हैं. संस्कार क्या है, खाना खा रहा है. रहा है क्या है, रहा है क्या है, विकारी शब्द है इसीलिए रहा है. और वहीं पे देखा हमने स्नेहा खाना खा रही है. लिंग बदल गया. संस्कार का क्या हो गई, लड़की हो गई स्नेहा. वो क्या कर रही है, खाना खा रही है. तो यहाँ पे क्या होगा, रही है. यानी लिंग के अनुसार जो है शब्द बदल जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं. और बाद में आप देख रहे हैं उदाहरण मैंने लिखा है. लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं. कर्ता बदला तो क्रियापद भी बदला. लड़का क्या कर रहा है, खेल रहा है. और लड़के क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं. तो यहाँ पे क्या हुआ, कर्ता बदला है तो क्रियापद भी बदल गया. कर्ता क्या है, खेल. खेल क्या है, क्रियापद. कर्ता बदला तो क्या होता है, क्रियापद बदलता है. तो विकारी शब्द के हम 4 प्रकार देखने जा रहे हैं. तो कौन कौन से हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया. अभी दूसरा प्रकार देखते हैं अविकारी शब्द. पहले हमने देखा विकारी शब्द और दूसरा अब हम देखने जा रहे हैं अविकारी शब्द. जो शब्द लिंग, वचन, कारक के अनुसार नहीं बदलते उन शब्दों को क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं. अभी आप यह ध्यान से पढ़ लो कि विकारी किसे कहते हैं और अविकारी किसे कहते हैं. अविकारी का मतलब है जो शब्द लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदलते ही नहीं, वैसे के वैसे रहते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं. यहाँ पे उदाहरण दिया है, राम और लक्ष्मण उपवन गए. कहाँ गए, राम और लक्ष्मण उपवन गए. और दूसरा उदाहरण है, सीता और गीता उपवन गए. यहाँ पे देखो राम लक्ष्मण उपवन गए, सीता और गीता उपवन गए. पहले वाक्य में हमने देखा कि जब संस्कार खाना खा रहा है हमने देखा, और सिद्धि खाना खा रही है. तो यहाँ क्या हो गया, लिंग के आधार पर शब्द बदल गए. लेकिन इस वाक्य में हम देख रहे हैं राम और लक्ष्मण भी उपवन गए और सीता और गीता भी उपवन गए. यानी लिंग के आधार पर कुछ भी बदल हुए नहीं है. तो हमने व्याख्या में पढ़ाई है, लिंग, वचन, कारक के अनुसार कुछ भी बदल नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं,
अविकारी शब्द कहते हैं। तो ये अविकारी के 4 भेद बताए गए हैं। अभी आप यहाँ पे ध्यान देना, भेद यानी प्रकार, प्रकार को ही भेद कहते हैं। तो यहाँ अविकारी के 4 प्रकार हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो अभी हम हर एक का डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा संज्ञा। संज्ञा को ही दूसरा नाम है नाम, यानी मराठी में जो अपन बोलते हैं ना नाम, उसी को यहाँ पे क्या कहा है, संज्ञा कहा है। अभी संज्ञा यानी क्या? किसी व्यक्ति वस्तु स्थल के नाम को संज्ञा कहते हैं। अभी यहाँ पे दिखाया है उदाहरण में मोहन, किताब, मुंबई। ये क्या है? मोहन एक लड़के का नाम है, हमारे पास किताबें रहती है, उसी में से एक किताब है, और एक मुंबई करके शहर का नाम है। तो ये क्या है? किसी व्यक्ति वस्तु या स्थल के बारे में हमें विशेष जानकारी देते हैं, इसीलिए हमने क्या कहा है, उसे संज्ञा कहा है। तो यहाँ पे देखो मैंने चित्र बताए हैं। संज्ञा क्या रहती है? पर्टिकुलर जगह के बारे में रहती है। अभी देखो यहाँ पे चित्र आपको दिख रहा है, एक जगह दिख रही है, फुटबॉल एक वस्तु दिख रही है, एक व्यक्ति दिख रहा है, व्यक्ति को ही हमने क्या नाम दिया है, मोहन करके। एक जाति का लोगो दिख रहा है, पशु दिख रहे हैं और भाव दिख रहे हैं। और यहाँ पे जो है वो क्या है, इसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इन सबको हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसे हमें संज्ञा कहते हैं। तो आगे बढ़ेंगे हम। तो ये जो संज्ञा रहती है उसके 5 प्रकार रहते हैं। हम लोग आपने 5वीं स्टैंडर्ड से जो भी व्याकरण पढ़ा होगा, तो उसी के आधार पे हम आगे जा रहे हैं, क्योंकि आपको 8वीं से इस व्याकरण के बारे में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संज्ञा के यहाँ 5 प्रकार दिए गए हैं। तो पहला प्रकार हम देखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थल के बारे में पता चलता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कि जिस संज्ञा से व्यक्ति, वस्तु या स्थल का पता चलता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरणार्थ यहाँ पे बताया है महात्मा गांधी, रामायण ग्रंथ, हिमालय। अभी आपने देखा कि महात्मा गांधी यह पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर नेता का नाम हमने यहाँ पे देखा है। यहाँ पे हमने ऐसा कहा कि पंडित नेहरू, पंडित नेहरू नहीं, पंडित नेहरू भी नेता थे, लेकिन हमने यहाँ पर्टिकुलर नाम लिया है, क्या? महात्मा गांधी। वैसे ही यहाँ नीचे का उदाहरण है रामायण ग्रंथ। मैंने यहाँ ऐसे लिखा है कि भगवत गीता ग्रंथ नहीं, तो क्या लिखा है? रामायण ग्रंथ। तो जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थल का पता चलता है। यहाँ हिमालय पर्वत लिखा है, यहाँ पे दूसरा पर्वत लिखा है क्या? नहीं। अरवली पर्वत वगैरह लिखा है क्या? नहीं। तो यहाँ पे पर्टिकुलर हिमालय पर्वत लिखा है, यानी उसी व्यक्ति के बारे में वह बोध कराता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी जाति या वर्ग का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरणार्थ यहाँ पे है शहर। जिस संज्ञा से किसी जाति या वर्ग का, यहाँ पे हम जाति देख रहे हैं, यानी हम जो जाति लगाते हमारी वाली जात रहती है वो नहीं। तो यहाँ पे जो है किसी विशिष्ट, अभी सब शहरों को इकट्ठा करके जो शहर बनता है, उसी का एक जाति का बोध कराता है। यहाँ पे मैंने ऐसे बोला है क्या? मुंबई है, नागपुर है, पुणे है, ऐसे नहीं। तो एक शहर बोला है, यानी वह जाति का बोध कराते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, यहाँ पे मोहन या संस्कार, यह एक लड़के का नाम न लेते हुए मैंने क्या कहा है? लड़का कहा है। और पेड़, यहाँ आम का पेड़, पीपल का पेड़ या नारियल का पेड़ ऐसे ना लिखते हुए सिर्फ पेड़ किया है, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होता है। अभी तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा से भावनाओं का पता चलता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे होशियारी, खुशी, ईमानदारी, बचपन। होशियारी, वो जो लड़के हैं ना, उनकी होशियारी उनको देख के ही पता चलती है। मेरा आज दिन इतना अच्छा गया कि मैं खुशी से पागल हो गई।
ये जो मेरी क्या करती हूँ, मैं भावना व्यक्त कर रही हूँ। संस्कार ईमानदार लड़का है, या संस्कार बचपन में नटखट था। ये जो हमने देखे, तो ये क्या हो रहे हैं, भावनाएं, हमारी भावना है, होशियारी भावना है, खुशी भावना है, ईमानदारी भावना है, और बचपन, यह भी मैं बचपन में बहुत मजा करती थी, ये क्या है, मेरी भावना थी। तो ये जो भावना में बताने जा रही, उसे क्या बोलते हैं हम, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। उसके बाद में आता है चौथा प्रकार, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से द्रव्य और धातु का पता चलता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी इस संज्ञा से क्या पता चलता है कि द्रव्य या किसी धातु का पता चलता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरणार्थ यहाँ पे दिखा है दूध। दूध क्या है, एक द्रव्य है, एक वस्तु है। पानी, सोना, सोना हम जो सोना पहनते हैं वो वाला सोना, रॉकेल या पोलाद, ये जो सब वस्तु है, धातु है, इन सब का पता चलता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद में आता है समूहवाचक संज्ञा। सोना, रॉकेल, पोलाद, समूहवाचक संज्ञा अभी हम पढ़ रहे हैं। जो संज्ञा समूह का बोध कराती है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरणार्थ यहाँ पे बताया है भीड़। वहां देखो पास में बहुत सारी भीड़ थी, तो हमने कहा क्या, वहां कौन कौन थे, कौन कौन गए थे, नहीं, तो वहां पे हमने क्या देखा, भीड़ देखी। सेना, हम देखते हैं कि नौदल सेना, वायुदल सेना, ऐसे हम बोलते, वहां पे पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम लेते हैं क्या, नहीं, वो जो वायुसेना है ऐसे बोलते हैं। तो वहां पे क्या हो गई, सेना, फूलों का गुच्छ। तो एक फूल, दो फूल, चार फूल ऐसे ना बोल के हम लोग बोलते हैं फूलों का गुच्छ। तो किसी समूह का बोध कराती है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा, संज्ञा और संज्ञा के 5 प्रकार पढ़े। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला प्रकार हमने देखा संज्ञा। उसके कितने प्रकार देखे हमने, 5 प्रकार। अभी दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम। संज्ञा के बाद आता है आपका सर्वनाम। तो यहां हम देख रहे हैं सर्वनाम, संज्ञा के जगह पर उपयोगी आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो अभी सर्वनाम किसे कहते हैं हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। विजय खाना खा रहा है, ये उदाहरण है। और नीचे वाला उदाहरण है वो खाना खा रहा है। यहाँ विजय के आधार पर मैंने क्या किया है, वो शब्द लगाया है, यानी वो सर्वनाम हमने दिए हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम सर्वनाम कहते हैं। अभी यहाँ पे देखें, एक लड़के का नाम अजय है। अजय बहुत अच्छा लड़का है। अजय स्कूल में होशियार है। अजय अच्छा खेलता है। अजय का गणित और विज्ञान विषय अच्छा है। अजय बहुत स्वभाव में बहुत अच्छा लड़का है। ये सब हमने क्या बोल रहे हैं, अजय के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन इतना सब पढ़ने में हमें कैसे दिक्कत होती है, या बार बार अजय ही नाम हम क्यों पढ़े, इसीलिए यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं, अजय बहुत अच्छा है, वो रोज स्कूल जाता है, वह होशियार है, उसका मैथ और साइंस यह सब्जेक्ट जो है वो अच्छा है। यह सब हम सर्वनाम उसे ज्वाइन करते जा रहे हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अभी देखते हैं यहाँ पे, देखो सर्वनाम के कौन कौन से शब्द रहते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन और क्या। तो यहाँ पे हमने सर्वनाम के शब्द रहते कि नाम के जगह पे वह यूज होता है। तो यहाँ पे क्या है, मैं खाना खा चुका हूँ। हम आप लोग देख रहे हैं स्लाइड पे कि मैं खाना खा चुका हूँ। तू घर कब आएगा, उसने उससे बात करते करते पूछा है कि तू घर कब आएगा। आप कहाँ रहते, तो यहाँ पे दूसरा जो है उसमें तू क्या है, सर्वनाम है। उसने दो आदमी बात कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं आप कहाँ रहते हैं, तो वो भी आप जो है वह क्या है, सर्वनाम है। फिर बाद में है
यह किला बादशाह अकबर ने बनाया था। तो यह क्या है, हम उस पर्टिकुलर इमारत के बारे में बता रहे हैं। तो यह किला किसने बनाया था, बादशाह अकबर ने बनाया था। तो यहाँ पे यह क्या है, वह जो है वह सर्वनाम है। यहाँ पर वह मेरा बेटा है, वह दूसरे आदमी से पहचान कराते वक्त हम ऐसे बोलते ना कि यह मेरा बेटा है, वह मेरा बेटा है, तो वो भी क्या है, सर्वनाम है। जो करेगा सो भरेगा, यहाँ पे जो और सो जो है वह भी क्या है, सर्वनाम है। तो इस प्रकार हमने सर्वनाम देखे। अभी देखते हैं ये सर्वनाम के क्या क्या है। तो यह सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के भी 4 प्रकार होते हैं। जो आपको पीपीटी में दिखाई दे रहा है, जो आप ब्लैक बोर्ड पे भी देख रहे हैं, ये सब आप पढ़ते पढ़ते लिखते जाइए और नोट डाउन करते जाइए। इससे क्या होगा कि आपका व्याकरण जो है वह अच्छे से आपके दिमाग में बैठने वाला है, क्योंकि इसी के आधार पर हमारा पूरा व्याकरण निर्भर करता है। तो इसके बाद हमने देखा सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, यह हमने पढ़ा। सर्वनाम के उदाहरण देखे। अभी सर्वनाम में 4 प्रकार रहते हैं। तो सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो पहला प्रकार हम देख रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। किसी व्यक्ति के जगह पर प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो किसी व्यक्ति यानी किसी का नाम डालने के वजह वहां पे क्या करने वाले हैं, हम सर्वनाम का, उस पुरुषवाचक सर्वनाम का उपयोग करने वाले हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे उदाहरण देखिए, सीता बाजार गई, वह बाजार गई। सीता के जगह पे हमने क्या डाला है, वह, तो इसीलिए क्या हो गया, यह पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। तो अभी इसके भी जो रहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद है। तो ये शॉर्ट में ले रही हूं मैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये 3 है। तो प्रथम पुरुष यानी क्या, अपने खुद के लिए, जब हम अपने खुद के लिए बताते हैं, खुद के लिए इस सर्वनाम का उपयोग करते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रथम पुरुष। और जैसे कि मैं घर जाता हूँ, ये क्या है, मैंने खुद के लिए बताया है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये मैंने खुद के लिए बताया है, तो इसे क्या कहते हैं, प्रथम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष, व्यक्ति सामने वाले के लिए यह सर्वनाम इस्तेमाल करते हैं। अगर मेरे साथ कोई और दूसरा रहता है, मैं अगर आपसे बात कर रही हूं, तो मैं आपसे जब सर्वनाम यूज करूंगी तो उसे क्या कहेंगे, हम मध्यम पुरुष। तुम पत्र लिखो, तुम पढ़ाई करो, तुम सब किताब में यह वाक्य लिखो, ये मैं क्या बोल रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, सामने वाले से बात कर रही हूँ, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हम लोग मध्यम पुरुष कहते हैं। और तीसरा है अन्य पुरुष। व्यक्ति जो सर्वनाम ना खुद के लिए ना सामने वाले के लिए, वो छोड़ के वह किसी अन्य व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम अन्य पुरुष कहते हैं। कि वे सभा में खाना खा के आए, ये हमने मेरे बारे में भी नहीं, आपके बारे में भी नहीं, दूसरों के बारे में बोला। तो यानी क्या हो गया यहाँ पे, वे सभा में खाना खा के आ गए। वे स्कूल में सो गए। मैंने आप में से किसी एक का नाम लिया है क्या, नहीं। वे जो दूसरे बच्चे थे वे स्कूल में सो गए, इसे हम कहेंगे अन्य पुरुष। तो उसके बाद दूसरा प्रकार हमारा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का उपयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है, यानी जिस सर्वनाम का उपयोग हमें निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाना है, तो उसे हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरणार्थ यहाँ पे बताया है, वह मेरी किताब है, यह मेरा घर है। तो ये क्या है, निश्चित है। ये किताब जो है ना, ये किताब मेरी ही है, ये दूसरे किसी की नहीं है। या ये जो है ये मेरा ही घर है। ये क्या बोल रही हूँ मैं, निश्चय से बात कर रही हूँ, निश्चय से बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये मेरी वस्तु है। यानी निश्चय यहाँ पक्का है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम के उपयोग से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।
यहाँ पे है क्या पर्टिकुलर कि ये मेरी किताब है, ये मेरा घर है, ऐसे कुछ भी बोध नहीं हो रहा है। अनिश्चयवाचक यानी किसी व्यक्ति या निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरणार्थ यहाँ पे बताया है, दरवाजे के पीछे कोई है। दरवाजे के पीछे कौन है? कोई है। मैंने पर्टिकुलर नाम लिया है कि दरवाजे के पीछे कौन है? नहीं, कोई तो है, यानी क्या है? वह अनिश्चयवाचक है। अभी हम बोलते हैं ना, दाल में कुछ तो काला है, तो यह दाल में कुछ तो काला है, यह जो हम बात कर रहे हैं उसी में भी क्या है? अनिश्चितता है, इसीलिए वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके बाद में देखते हैं हम निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम का उपयोग अपनेपन के लिए होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम का उपयोग अपनेपन यानी किसी के बारे में अपनापन महसूस होता है उसे हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरणार्थ, मैं अपना काम स्वयं करती हूँ, मैंने ये किताब खुद लिखी है। अपनेपन यानी खुद के बारे में बताना है। मैं अपना काम, मेरे को जो भी पढ़ाना है वह मैं खुद पढ़ा रही हूँ। हाँ, मैंने ये किताब भी खुद लिखी है, मैंने ये जो पॉइंट्स भी आपको मैं पढ़ा रही हूँ वो भी मैंने खुद लिखे हैं। ऐसे जब मैं बता रही हूँ यानी मैं अपनेपन के बारे में अपने बारे में बता रही हूँ, तो उसे हम क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम। फिर बाद में आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरणार्थ यहाँ पे है, वनिता कितने बजे आएगी? ये कुत्ता कैसा है? जिस भी प्रश्न में जिस भी वाक्य में प्रश्न आता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कौन सा भी वाक्य आप ले लीजिए, उसमें अगर प्रश्न आता है कि स्नेहा कितने बजे स्कूल जाने वाली है, तो वहां पे क्या आ गया? प्रश्न आ गया, तो उसे क्या कहते हैं? हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तुम कब जा रही हो स्कूल? मैं तो स्कूल से आ गई। यहाँ पे मैं तो स्कूल से आ गई, तुम कब जा रही हो? ये जब हम वाक्य बोलते हैं तब उसमें हम प्रश्न पूछते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं, तो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसके बाद का है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का उपयोग एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक वाक्य का उपयोग दूसरे वाक्य से जोड़ने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण बताया है, जैसी करनी वैसी भरनी। यहाँ पे देखो, करनी भरनी इन दोनों शब्दों को कौन सा जोड़ा है? जैसी करनी वैसी भरनी। तो दो वाक्य को जोड़ने के लिए बताया है। नीचे वाला है, जो कष्ट करेगा उसे फल मिलेगा, यानी जो कष्ट करने वाला है उसे क्या मिलने वाला है? फल मिलने वाला है। यह संबंध बता रहा है, दोनों शब्दों का संबंध, इसीलिए इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी आगे देखने जा रहे हैं हम विशेषण। अभी हमने सर्वनाम के प्रकार देखे, अभी हम तीसरा विकारी शब्द में जो तीसरा भाग हम देखने जा रहे हैं उसे कहते हैं विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेष बातें बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम होता है उसके बारे में क्या विशेष माहिती बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। हर्ष कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। मेरा घर कैसे है? सुंदर है। यहाँ पे घर बताया है, मेरा घर बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे क्या कहा है मैंने? मेरा घर कैसा है? बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे जो बहुत सुंदर है वह क्या है? विशेषण है। हर्ष कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। अच्छा, यह क्या है? विशेषण है। यानी संज्ञा का या सर्वनाम के बारे में विशेष माहिती देने वाले या विशेष बात बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। आगे जाके देखेंगे विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। अभी है विशेषण पढ़ते वक्त हम देखेंगे कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे विशेषण के दिए हैं 4 प्रकार। विशेषण के 4 प्रकार बताए हैं। अभी पहला है गुणवाचक विशेषण। गुण,
दोष, रंग, आकार, दिन के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्द को कहते हैं गुणवाचक विशेषण। यानी गुण, दोष, रंग, आकार ये जो है इनके बारे में विशेष जानकारी जो देता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पे बताया है उदाहरणार्थ, एक काला कौवा है। कौवा कैसा है? काला है। तो काला क्या हो गया उसका? वह गुण हो गया, तो इसीलिए उसे क्या कहते हैं हम? गुणवाचक विशेषण। संस्कार कैसा बच्चा है? नटखट बच्चा है। संस्कार नटखट है, तो यह नटखट क्या हो गया? उसका गुण हो गया। नटखटापन करता है वह, तो वह क्या हो गया? उसका गुण हो गया, इसीलिए उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। संख्या के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्द को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरणार्थ, मेरे पास 10 रुपए हैं, मैंने किताब के 5 पन्ने पढ़े। तो यहाँ पे क्या है? मेरे पास 10 रुपए हैं, मैंने किताब के 5 पन्ने पढ़े। तो यह भी क्या बता रहे हैं कि हमें संख्या का बोध करा रहे हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। इसमें परिमाण का पता चलता है। उदाहरणार्थ, परिणाम और परिमाण इन दोनों में भेद है। यह हम पहले समझ लेते हैं। अगर किसी एकाध वस्तु का हमें क्या होता है? परिणाम होता है, और यहाँ पे परिमाण यानी जो रहता है ना, लीटर, ग्राम वगैरह, लीटर, किलो, ग्राम, ये जो रहते हैं यह क्या रहते हैं? परिमाण रहते हैं। अभी यहाँ पे उदाहरण बताया है, मेरे पास 1 किलो सेब है। कितने सेब है मेरे पास? 1 किलो सेब है। मैंने 1 ग्राम सोने का सिक्का लिया। मैंने कितने ग्राम सोने का सिक्का लिया? 1 ग्राम। 1 ग्राम भी क्या है? परिमाण है, तो उसे हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और लास्ट वाला है सार्वनामिक विशेषण। कभी कभी सर्वनाम का उपयोग ही विशेषण के रूप में किया जाता है। यानी कभी कभी जो रहता है सर्वनाम का ही उपयोग विशेषण के रूप में किया जाता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण, वह किताब राम की है। मुझे यह घर पसंद आया। वह किताब किसकी है? राम की है। मुझे यह घर क्या हो गया? पसंद आ गया। यहाँ पे क्या किया है? सर्वनाम का उपयोग ही विशेषण के लिए यूज किया है। वह किताब किसकी है? राम की है। तो यहाँ पे क्या किया है? सर्वनाम जो है वह विशेषण के बारे में बताया है, इसीलिए उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अभी लास्ट वाला है हमारा क्रिया। विकारी शब्द में से सबसे चौथा जो है प्रकार, उसे कहते हैं हम क्रिया। अभी क्रिया जो है, तो क्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जिस शब्द से किसी कार्य होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। वर्ब्स इंग्लिश में और मराठी में क्रियापद। यानी कौन क्या कार्य कर रहा है वह किससे पता चलता है? हमें क्रिया से। अगर हम क्रियापद ही नहीं लगाएंगे तो वह वाक्य क्या है, कैसे चल रहा है, ये हमें पता ही नहीं चलता है। उदाहरणार्थ यहाँ पे हम देख रहे हैं, राम पत्र पढ़ रहा है। दूसरा है, बंदर पेड़ से कूद रहा है। राम क्या कर रहा है? पत्र पढ़ रहा है। वह क्रिया कर रहा है, वह कुछ तो कर रहा है। राम खाना खा रहा है, यानी क्या कर रहा है? वह क्रिया कर रहा है। वह पत्र पढ़ रहा है। बंदर पेड़ से क्या कर रहा है? कूद रहा है। कुछ तो क्रिया वह कर रहा है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? हम क्रिया कहते हैं। अभी यह जो क्रिया रहती है, इस क्रिया के भी दो भेद है। पहले हम क्रिया पे जब बताए गए हैं चित्र, उसकी तरफ देखते हैं कि यह जो है स्नेहा, यह लड़की क्या कर रही है? स्नेहा यह पढ़ रही है, यानी वह क्या कर रही है? पढ़ रही है, यानी वह कुछ तो क्रिया कर रही। और वहां पे सब लोग इकट्ठा खाना खा रहे, यानी वह क्रिया कर रहे। अभी यह क्रिया के दो भेद रहते हैं, एक है सकर्मक क्रिया और एक है अकर्मक क्रिया। यहाँ पे कितने भेद है? क्रिया के दो भेद है। तो पहला है सकर्मक और दूसरा है अकर्मक। तो अभी इसके बारे में हम देखते हैं। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म होता है
उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में क्या है? कर्म है। जिस क्रिया में कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। राम आम खाता है। जिस क्रिया में इसमें कर्म है, राम क्या कर रहा है? आम खा रहा है, कर्म कर रहा है। कौन सा कर रहा है? आम खा रहा है, इसीलिए उसे हमने सकर्मक क्रिया है। सुनीता ग्रंथ पढ़ रही है। सुनीता सिर्फ पढ़ रही है क्या? नहीं, सुनीता क्या कर रही है? ग्रंथ पढ़ रही है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे इसको कि सुनीता ग्रंथ पढ़ रही है। तो यह सकर्मक क्रिया है। उसके बाद में आता है दूसरा प्रकार अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म नहीं होता, सिर्फ क्रिया होती रहती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कुंभकर्ण सो गया। कुंभकर्ण ने क्या किया? कुछ क्रिया की है क्या? नहीं। उस यहाँ पे कर्म है क्या? नहीं। कुंभकर्ण सो गया। रमेश गिर गया। ये क्या है? क्रिया हो गई है, लेकिन कर्म नहीं हुआ है। क्रिया तो हो गई है, लेकिन यहाँ पे कुछ कर्म का पता चल रहा है क्या? नहीं। तो उसे हम क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहेंगे। तो इस प्रकार हमने सकर्मक अकर्मक क्रिया देखी है। अभी इस अकर्मक क्रिया से सकर्मक बनाना, यह भी कुछ वाक्य हमें पढ़ने के लिए आते हैं। कुछ अकर्मक क्रियाओं में प्रत्यय लगाकर सकर्मक क्रियाएं बनाई जाती है। जैसे रोना से रुलाना, डूबना से डुबाना, सोना से सुलाना, मरना से मराना, हंसना से हंसाना, लुटना से लुटना, पहुंचना से पहुंचाना, टहलना से टहलाना, जीना से जिलाना, सिकुड़ना से सिकोड़ना, उठना से उठाना और पिसना से पिसाना। तो यह जो है वह किसे रुलाता है? यह क्या हो गया? प्रश्न। तो हम क्या बोलेंगे? वह बच्चे को रुलाता है। तो यहाँ सकर्मक और अकर्मक के कुछ क्रिया हमने बताए हैं। तो अभी हम यहाँ तक हमने संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ा है। तो आज हमने शब्द भेद में विकारी शब्द और अविकारी शब्द, ये दो शब्द पढ़े। और विकारी शब्द के दो भेद रहते हैं। एक पहला है संज्ञा। इस संज्ञा के 5 प्रकार हमने देखे। उसके बाद में है सर्वनाम। सर्वनाम के प्रकार हमने देखे। और अगला जो है विकारी शब्द के जो अगले भेद है, विशेषण और क्रिया, और अविकारी शब्द के 4 भेद है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप सब लोग यह जो है यह किताब में सब नोट डाउन कर लीजिए और उसको पढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण आप इकट्ठा कीजिए और अगले लेक्चर में हम उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।